तक्षशिला में रात के अंधेरे में चंद्रगुप्त, वीरसेन, पब्बत और कुछ अन्य छात्र चुपके चुपके छात्रावास से बाहर निकले और तक्षशिला से बाहर की ओर बढ़ने लगे। वो लोग इस बात से अनजान थे कि आचार्य श्वेतांक भी इस समय छात्रावास के निरीक्षण के लिए निकले हैं। वो सभी जब छात्रावास से बाहर जाने वाले मुख्य द्वार के पास पहुंचे कि तभी श्वेतांक भी सामने से आते दिखाई दिए। तभी एक छात्र की नजर उन पर पड़ गई। वो बोला, आचार्य श्वेतांक इधर ही आ रहे। ये सुनते ही सबके चेहरों पे हवाइयां उड़ने लगी। श्वेतांक को देखकर सभी छात्र आसपास की दीवारों और दरवाजों के पीछे छिप गए। सभी डर से धीरे धीरे सांस ले रहे थे ताकि सन्नाटे में उनकी सांस की आवाज भी ना गूंजने लगे। श्वेतांक गलियारे में जैसे ही उन लोगों के पास से गुजरे, सभी छात्र दीवार में किसी मधुमक्खी की तरह चिपक गए। अचानक ही एक छात्र का पैर फिसला और उसके हाथ से दीवार की पकड़ छूट गई। वो सीधे मुख्य द्वार की ओर जाने वाली गली के बीचों बीच लड़खड़ाता हुआ श्वेतांक के सामने गिर पड़ा। ये देख जैसे बाकी छात्रों के गले सूख गए, सांसें रुक गई थी। आचार्य श्वेतांक ने कठोर स्वर में उससे पूछा, तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो छात्रावास में होना चाहिए था। उस छात्र को कुछ बोलते नहीं बन रहा था कि तभी उसके बगल में तेजी से एक चूहा गुजरा। वो चिल्लाते हुए बोला, आचार्य मूषक। श्वेतांक हैरानी से बोले, मूषक? कौन मूषक? क्या कह रहे हो तुम? अब तक उस छात्र के दिमाग में योजना आ चुकी थी। उसने तुरंत कहा, आचार्य, एक मूषक छात्रावास में हमें बहुत तंग कर रहा था। हमारी नींद खराब कर दी। मैं बस उस मूषक को छात्रावास से दूर ले जाना चाहता था, इसलिए उसे पकड़कर यहां छोड़ने आया था। लेकिन तब तक आप आ गए और वो मेरे हाथ से छूट वापस भाग गया। इतना बोल उस छात्र ने अपना सर झुका लिया। श्वेतांक ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर बोले, जाओ, जाकर सो जाओ। इतना सुनना था कि सबकी जान में जान आई। वो छात्र आगे आगे छात्रावास की तरफ चला गया और पीछे पीछे आचार्य श्वेतांक। श्वेतांक के जाते ही सबने राहत की सांस ली और दीवार की ओर से बाहर निकलकर लड़ाई के मैदान की तरफ बढ़ गए। जहां तक्षशिला में चंद्रगुप्त पब्बत से तलवारबाजी करने निकल चुका था, वहीं मगध में अमात्य उसके बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक थे। अमात्य अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, आखिर शंभुनाथ को मुरा के पुत्र में इतनी दिलचस्पी क्यों है? एक दासी पुत्र में ऐसा क्या है? उनके कक्ष में एक सफेद खरगोश था जो उनके कदम के साथ साथ ही टहल रहा था। तभी खरगोश के एक छोटे से बच्चे ने अपने बिल से एक चूं की आवाज निकाली। यह सुनना था कि खरगोश फौरन बिल की तरफ भागा। अमात्य ने जैसे ही यह देखा, उनके मन ने तुरंत कहा, कहीं मुरा का पुत्र शंभुनाथ का पुत्र तो नहीं? इतनी दिलचस्पी तो केवल कोई अपने पुत्र में ही ले सकता है। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उन्होंने खुश होते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो हमने भी शंभुनाथ को पूरे राज्य में लज्जित नहीं किया तो हमारा नाम भी अमात्य नहीं। ऐसा सोचते हुए वो मन ही मन बोले, सर्वप्रथम ज्ञात करना होगा कि मुरा का पुत्र कहां है। अगर वो मन्ना देव के पास है तो उसे वहां से मगध लाना होगा। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी एक सैनिक ने उनके कक्ष में प्रवेश किया और बोला, महामंत्री जी, मालकेतु का कुछ भी पता नहीं है। हमने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अमात्य हैरानी से बोले, कहीं नहीं मिला से क्या अर्थ है तुम्हारा? उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई? उस सैनिक ने सर झुकाकर कहा, हमें ज्ञात नहीं महामंत्री जी। अमात्य गुस्से में बोले, ज्ञात नहीं है तो ज्ञात करो और तभी हमारे समक्ष आना। जी महामंत्री जी। इसी बीच सेनापति भुजंग ने अमात्य के कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने अमात्य को सैनिक पे क्रोध करते हुए देख लिया था। सैनिक दोनों को प्रणाम कर चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते भुजंग बोले, क्या हुआ महामंत्री जी? किस बात पे इतना क्रोधित है? अमात्य बोले, हर जीतती हुई बाजी हमारे हाथ से निकल जाती है। कहां मालकेतु हमें एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाला था और कहां अब उसका खुद का आता पता नहीं है। भुजंग बोले, हो सकता है वो सूचना के संबंध में कोई प्रमाण जुटा रहा हो। अमात्य बोले, हो सकता है। खैर, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारे लिए एक विशेष काम है। भुजंग बोले, कहिए, मैं क्या कर सकता हूं? अमात्य ने भुजंग को मुरा के पुत्र वाली सारी बात कह सुनाई और फिर उसे आदेश देते हुए कहा, तुम उस मन्ना देव का पता करो और वहां से उस बालक को यहां मगध लेकर आओ। एक बार वो यहां आ जाए
तो फिर हम भरी सभा में शंभुनाथ की मान मर्यादा की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। ये सुन भुजंग बोले, यदि ऐसा है तो मैं कल सुबह ही प्रस्थान करूंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि किसी को भी इस बात का पता ना लगे, खासकर शंभुनाथ को, वरना वो सतर्क हो जाएंगे। भुजंग बोले, आप निश्चिंत रहे, लेकिन उस बच्चे का नाम क्या है? मैं उसे पहचानूंगा कैसे? अमात्य को एहसास हुआ कि उन्होंने उस बालक का नाम तो पूछा ही नहीं। वो बोले, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, उस बालक का नाम तो पूछा ही नहीं। भुजंग बोला, आप चिंता मत कीजिए, नाम उगलवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये कहकर भुजंग वहां से चले गए। उनके जाते ही अमात्य अपनी गद्दी पर बैठ गए और मन ही मन बोले, कहीं माल के तो फिर से डर कर कहीं भाग तो नहीं गया। खैर, अभी के लिए मुझे मुरा के पुत्र को मगध लाने पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। जहां अमात्य शंभुनाथ को फंसाने की योजना बना रहे थे, वहीं श्वेतबाहु की योजना पर पानी फेरने शंभुनाथ के पास पहुंच चुका था। शंभुनाथ अपने घर में अकेले था। तभी श्वेतबाहु ने उनके घर में चुपके से प्रवेश किया। उसे इतनी रात को अपने घर पे देखकर शंभुनाथ बोले, क्या बात है, तुम इतनी रात को यहां? श्वेतबाहु बोला, मंत्री जी, गंभीर सूचना है। मुझे लगता है कि अमात्य को मुरा पर शक हो गया है। शंभुनाथ ने हैरान होकर कहा, क्या कह रहे हो तुम? श्वेतबाहु बोला, एक दासी है विशाखा, जो मुरा से नजदीकियां बढ़ा रही है। मैंने विशाखा को अमात्य से मिलते हुए भी देखा है। शंभुनाथ गंभीर होते हुए बोले, अर्थात विशाखा दासी ना होकर कोई गुप्तचर है, जो मुरा के राज जानना चाहती है। शायद अमात्य ने इसी कारण उसे उसके पीछे लगाया होगा। श्वेतबाहु बोला, निसंदेह, या हो सकता है वो मुरा के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहते हैं। शंभुनाथ ने सोचते हुए कहा, हाँ, हो सकता है। कोई और सूचना? श्वेतबाहु बोला, हाँ, कल आपके बाद अमात्य उस मुरा की उस कैदी रिश्तेदार से मिले थे। शंभुनाथ चौंकते हुए चारपाई से खड़े हो गए। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बारे में किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं होना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। श्वेतबाहु हैरान होते हुए बोला, क्या हुआ मंत्री जी? शंभुनाथ गंभीर होते हुए बोले, तुमने कुछ सुना कि उन्होंने क्या बात की? श्वेतबाहु ना में सर हिलाते हुए बोला, मैं काफी दूर खड़ा था उनसे, लेकिन मैंने अमात्य को मुस्कुराते हुए वहां से निकलते देखा। शायद वो जो चाहते थे उन्हें ज्ञात हो गया। शंभुनाथ घबराते हुए बोले, अगर अमात्य को सत्य का ज्ञान हो गया तो हमारी सारी चाल उल्टी पड़ जाएगी। श्वेतबाहु बोला, मैंने अभी अभी सेनापति भुजंग को भी उनके कक्ष से निकलते देखा है। ये सुनते ही शंभुनाथ गंभीर होकर बोले, इसका अर्थ है कि अमात्य ने भुजंग को भी सब कुछ बता दिया है और अब वो मुरा के पुत्र को ढूंढने का प्रयास करेंगे। श्वेतबाहु बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है मंत्री जी? तुम अमात्य और भुजंग के हर कदम पे नजर रखो। वो क्या करने वाले हैं उसकी सूचना मुझे तुरंत ला कर दो। श्वेतबाहु हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया, लेकिन चिंता के बादल शंभुनाथ के चेहरे पे मंडराने लगे थे। इधर तक्षशिला में पप्पत वीरसेन, उसके मित्र और चंद्रगुप्त सभी तक्षशिला विश्वविद्यालय से बाहर एक सुनसान स्थान पर इकट्ठा हुए। यह स्थान चारों ओर से घने पेड़ों से घिरा था और बीच में एक खाली जगह थी। वीरसेन के मित्रों ने फौरन वहां मशाल जलाकर रोशनी कर दी। एक तरफ पप्पत, वीरसेन और उसके मित्र इकट्ठा हुए तो दूसरी तरफ चंद्रगुप्त उस छात्र के साथ खड़ा था जिसने पप्पत से सहायता मांगी थी। उस खुली जगह के बीचों बीच एक गोल रेखा खींची गई और शर्त यह थी कि जो कोई भी तलवारबाजी करते समय इस गोले से बाहर निकला वो हारा हुआ माना जाएगा। गोले के अंदर बचा इंसान विजेता होगा। गोल रेखा के बाहर पप्पत एक पत्थर पर बैठ गया। उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी। युद्ध शुरू होने से पहले वीरसेन उसके दोनों कंधों को दबाकर उसका हौसला बढ़ाने लगा। वहीं चंद्रगुप्त खड़े खड़े ही अपने बाजुओं को मसल रहा था ताकि मांसपेशियों की जकड़न दूर हो जाए। कुछ क्षण बाद पप्पत नंगी तलवार लेकर गोल घेरे में पहुंच गया और चंद्रगुप्त को ललकारते हुए बोला, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? आओ और दो हाथ करो मुझसे। देखे तुम्हारे में उस छात्र के मान की रक्षा करने का साहस है भी या नहीं। चंद्रगुप्त ने भी अपनी तलवार उठाई और गोल घेरे के अंदर आ गया। वो विनम्रता से घुटनों के बल जमीन पर झुका और सर झुकाकर धरती को प्रणाम किया। उसके बाद उसने वहां से मिट्टी उठाकर अपने माथे पर तिलक किया।
पप्पत ये देखकर उसका उपहास करते हुए बोला, इसे देखो, ये तो अभी से ही घुटनों के बल बैठ रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले ही अपनी हार मान ली। उसके सभी मित्र हंसने लगे, लेकिन चंद्रगुप्त शांत खड़ा रहा। उसने अपने तलवार के मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत की और लड़ने की मुद्रा में खड़ा हो गया। वो अब पप्पत की आंखों में किसी शेर की भांति देखने लगा। पप्पत भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अगले ही पल दोनों एक दूसरे के सामने तेजी से दौड़े और एक दूसरे से पार गए। टन टन की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। कभी चंद्रगुप्त पप्पत के वार का बचाव करता तो कभी पप्पत चंद्रगुप्त के वार का बचाव करता। कोई भी किसी से कम नहीं पड़ रहा था। दोनों ने लड़ाई के जितने पैतरे सीखे थे उन सबको एक एक कर आजमा रहे थे। पप्पत के मित्र रह रहकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन चंद्रगुप्त का हौसला बढ़ाने वाला कोई नहीं था। अचानक पप्पत ने चंद्रगुप्त पर एक जोरदार वार किया और उसकी तलवार घेरे से बाहर गिर पड़ी। अब चंद्रगुप्त अगर घेरे से बाहर जाता तो हार जाता। पप्पत ने अगला वार चंद्रगुप्त के पेट के पास किया, लेकिन चंद्रगुप्त एक तरफ हट गया और वार विफल हो गया। पप्पत एक पल के लिए रुका और हंसते हुए बोला, ले आओ अपनी तलवार बाहर से, या यहीं मरो। इतना बोल उसने तलवार से चंद्रगुप्त की बाह पर वार किया। चंद्रगुप्त की बाह हल्की कट गई और उससे खून निकल पड़ा, लेकिन पप्पत भला कहां रुकने वाला था। वो तो आज चंद्रगुप्त को खत्म करने की प्रतिज्ञा लेकर ही आया था। उसने आंखें दिखाते हुए कहा, तुम्हें याद है, तुम्हारे लिए हमने गड्ढा भी खोद रखा है ताकि तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें उसमें दफना दें। आज तो तुम्हारी मौत निश्चित है। इतना बोल उसने फिर से चंद्रगुप्त के गले के पास वार किया। चंद्रगुप्त ने झुककर खुद को बचा तो लिया, लेकिन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। वो पेट के बल गिरा था। पप्पत ने फिर से उस पर वार किया। वो गुस्से में एक के बाद एक लगातार चंद्रगुप्त पर वार करने लगा। चंद्रगुप्त भी तेजी से लुढ़क कर पप्पत के 3-4 वारों से बच गया। पप्पत अभी भी उस पर पूरी तरह हावी था और चंद्रगुप्त निहत था। उसने मन ही मन कहा, अगर मैंने अभी पप्पत से पीछा नहीं छुड़ाया तो ये मेरी जान लेकर ही रहेगा। अब समय आ गया है अपनी नई कला को प्रदर्शित करने का। वो अभी पीठ के बल जमीन पर पड़ा हुआ था। वो गौर से पप्पत के पैरों और हाथों की गति को देखने लगा। पप्पत की तलवार अभी हवा में ही थी कि चंद्रगुप्त फुर्ती के साथ दोनों हाथ जमीन पर रखकर तेजी से उछला और अपना एक पैर पप्पत के पेट पे दे मारा। इससे पहले कि पप्पत कुछ समझ पाता, चंद्रगुप्त ने हवा में ही दूसरा पैर उसकी गर्दन पर दे मारा। अचानक हुए इन फुर्तीले वारों से पप्पत का अपने शरीर पर जरा भी नियंत्रण नहीं रहा। उसके हाथ से तलवार छूटकर गोल घेरे से बाहर जा गिरी। वो खुद भी जमीन पर गिर पड़ा और खिसकता हुआ घेरे से बाहर जाने ही वाला था कि वीरसेन दौड़ता हुआ उसके पीछे आया और उसे संभाल लिया। पप्पत का गुस्से के मारे बुरा हाल था। वीरसेन भी घेरे के अंदर आ गया और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक राजकुमार के ऊपर हाथ उठाओ। ऐसा बोल वो और पप्पत दोनों चंद्रगुप्त से भिड़ गए। अब चंद्रगुप्त अकेला था और वो दो लोग। वो दोनों अपनी मुट्ठी बांध उस पर प्रहार करने लगे, लेकिन चंद्रगुप्त भी फुर्ती से अपना बचाव कर रहा था। वीरसेन गुस्से में बोला, पप्पत, हाथ छोड़ना नहीं इसे। आज इसकी कहानी यहीं खत्म कर देनी है। पप्पत भी गुस्से में बोला, मैं आज इसे गड्ढे में दफना कर ही यहां से जाऊंगा। आज ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तीनों में द्वंद्व युद्ध चल ही रहा था कि अचानक पास के पेड़ से एक सांप निकला और उस घेरे की तरफ बढ़ने लगा। तीनों क्या, वहां मौजूद किसी भी छात्र की दृष्टि घेरे की तरफ बढ़ रहे सांप पर नहीं गई। चंद्रगुप्त दोनों पे वार कर रहा था कि अचानक उसका पांव सांप की पूंछ पे पड़ गया। खुद के बचाव के लिए उस सांप ने चंद्रगुप्त के पैर को डस लिया। लड़ाई के चलते चंद्रगुप्त को इस बात का आभास ही नहीं हुआ। उसका जहर तेजी से चंद्रगुप्त के रक्त में दौड़ने लगा था। कुछ क्षण की लड़ाई के बाद चंद्रगुप्त ढीला पड़ने लगा। उसे मूर्छा आने लगी थी। पप्पत ने अचानक चंद्रगुप्त को ढीला पड़ते देखा तो उसे हैरानी हुई। तभी उसकी नजर वहां से वापस जाते सांप पर पड़ी। उसने तुरंत वीरसेन को रोकते हुए कहा, रुक जाओ मित्र, प्रकृति ने खुद इस कपटी का उपाय कर दिया है। उसने सांप की तरफ इशारा किया और हंसते हुए कहा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस सर्प का धन्यवाद कैसे करें। इसने तो हमारा कार्य ही आसान कर दिया। अब किसी को संदेह नहीं होगा कि चंद्रगुप्त लड़ाई में मारा गया है। ये मृत्यु तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु होगी। सभी मित्र जोर जोर से हंसने लगे। वीरसेन ने उपहास करते हुए कहा, राजकुमार, हमें तो सर्प को भी अपने दल में शामिल कर लेना चाहिए। वो हमारा ही कोई बिछड़ा साथी लगता है। उसके सभी मित्र फिर से हंस पड़े।
कुछ ही देर में जहर के असर के चलते चंद्रगुप्त चकरा कर वहीं गिर पड़ा। कुछ देर तक पप्पत और वीरसेन वहीं खड़े रहे और फिर चंद्रगुप्त को वहीं छोड़ अपने मित्रों के साथ वापस छात्रावास लौट गए। वहीं चंद्रगुप्त धीरे धीरे मूर्छित हो रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा दृश्य चलने लगा, जैसे छोटा चंद्रगुप्त भाग रहा है और एक औरत उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। वो औरत बोल रही थी, चंद्र रुक जाओ चंद्र। ये कहते कहते उस औरत ने उसे पकड़ लिया और गोद में उठा लिया। चंद्रगुप्त को उस औरत की धुंधली तस्वीर दिखाई पड़ी और उसके मुंह से निकला, वाह